किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? फार्म बिल राइट और रॉन्ग? ये एमएसपी क्या है? फार्म बिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। गवर्नमेंट कहती है कि ये बिल फार्मर की ज़िंदगी बदल देगी, पर फिर भी फार्मर आर प्रोटेस्टिंग। तो सच क्या है? हमने ये बिल को पूरा पढ़ा एंड एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। एंड मेरी ये गारंटी है कि आप मेरे ये 3 एग्ज़ाम्पल को समझ पाएँ, तो आप इन 3 बिल के बारे में एंड फार्मर की सिचुएशन के बारे में क्लियरली जान पाएँगे। फिर आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये सही है या नहीं। अगर आपने अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये सही है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि असली सच वर्स्ट केस सिनेरियो एंड बेस्ट केस सिनेरियो के बीच में ही होता है। एंड वहाँ तक कुछ ही सेंसिबल लोग पहुँच पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है एंड आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगती है, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहली बात, हमारे किसान गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमारे किसान प्राइस टेकर्स हैं। इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फार्मर रिटेल प्राइस पर खरीदते हैं और अपना प्रोड्यूस्ड क्रॉप होलसेल प्राइस पर बेचते हैं। और इन दोनों जगह किसान प्राइस मेकर्स नहीं, प्राइस टेकर्स होते हैं। आई विल एक्सप्लेन। इंडिया के 70% फार्मर्स छोटे फार्मर्स है। छोटा लैंड यानी कम फसल यानी कम बार्गेनिंग पावर। आफ्टर 1947 जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हुआ और फार्म लैंड छोटे छोटे हिस्से में बट गया। मजदूर उन छोटे छोटे लैंड के मालिक बन गए, लेकिन उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी और ट्रेडर इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हैं। पहले उन्हें लोन देते थे और हार्वेस्ट सीजन में उनसे वही फसल कम दाम में उनसे खरीदा करते थे। किसान गरीब रहता था क्योंकि उसे अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता था। तो सही प्राइस क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसीलिए 1960 में जब पूरे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा था, तब आ गए एपीएमसी यानी मंडीज, जिन्होंने फार्म प्रोड्यूस को रेगुलेट करना शुरू किया। उन्होंने कहा आपसे प्रोड्यूस्ड हम लेंगे, बाकी आपसे डायरेक्टली कोई खरीद नहीं पाएगा। और हम ट्रेडर्स को एक लाइसेंस एंड जगह देंगे जहां पर वो ट्रेड कर पाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि पहले वाले सिस्टम से मंडी वाला सिस्टम बेटर है। क्योंकि मंडी में अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं जो फार्मर्स के साथ नेगोशिएट करते हैं और फिर रेट डिसाइड करते हैं। कोई 20 पर, कोई 22 पर, कोई 25 पर। फार्मर्स को ऑप्शन मिलते हैं। चलो आज एक ऐसी ही मंडी में चलते हैं। ये टिपिकल मंडी है जहाँ पर प्राइस नेगोशिएशन हो रहा है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इनमें किसान कौन है? ये आप देखिए, तो कोई भी किसान नहीं है यहाँ। तो प्राइस किसान कहाँ डिसाइड करता है? प्राइस तो ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं। तो किसान आज भी मंडी में प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं। ट्रेडर ने सोचा, हे क्यों ना हम एक ही प्राइस कोट करें। तो आज का प्राइस है 22 रुपीज़। सब लोग सेम प्राइस बता रहे हैं, तो किसान एक प्राइस टेकर ही बन गया। दिस मंडी सिस्टम इज नॉट परफेक्ट। पूरे इंडिया में कुछ 7,000 के आसपास मंडीज है। मेघालय के स्टेट में 11,215 स्क्वायर किलोमीटर के लिए सिर्फ एक मंडी। नेशनल फार्मर्स कमीशन ने ये कहा था कि मंडी सिस्टम सक्सेसफुल होने के लिए हर 5 स्क्वायर किलोमीटर में एक मंडी होना ज़रूरी है। एज अ रिजल्ट इंडिया का टोटल प्रोड्यूस में सिर्फ 40% ही मंडीज में बिकते हैं। छोटे फार्मर्स तो मंडी तक का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये फार्मर्स अपने ही विलेज में अनलाइसेंस्ड ट्रेडर्स को अपना प्रोड्यूस्ड बेचते हैं, वो जो प्राइस बोलें उस प्राइस पर। एज अ रिजल्ट आज 4 में से 3 फार्मर्स फार्मिंग छोड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा बायर की ज़रूरत है ताकि किसान को एक सही दाम मिले। अब अब बात करते हैं रिफॉर्म्स के बारे में। फार्म बिल्स यानी 3 बिल हैं। चलो 3 बिल्स के कंसेप्ट हम 3 एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। नंबर 1, टोमेटोज फॉर बर्गर्स। मैकडॉनल्ड्स फार्मर्स के साथ सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। हम हमारे बर्गर्स के लिए ये साइज़ के टोमेटो लगते हैं, तो आप इस साइज़ के टोमेटो ग्रो करो एंड हम आपसे हर साल 1000 टन्स ऑफ टोमेटो खरीदेंगे। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ़ायदा यह है कि प्राइस पहले से ही डिसाइडेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम अगर प्राइस डिसाइड हुई 20 रुपीज़ एंड टोमेटो ग्रो करते करते मार्केट प्राइस हो गए 10 रुपीज़,
तो फिर भी कंपनी को 20 रुपीज़ में ही टोमेटो परचेस करना पड़ेगा। बट अगर मार्केट प्राइस 30 रुपीज़ हो गया तो फिर भी फार्मर को 20 रुपीज़ ही मिलेंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इस बिल से पहले भी होते थे, लेकिन मंडीज में रजिस्टर होते थे। तो मंडीज को कुछ और कट मिलता था, एक हिस्सा मिलता था। जब कंपनीज फार्मर्स के साथ डायरेक्टली डील करते हैं तो मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाते हैं और दोनों साइड्स का फ़ायदा होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में फार्मर्स एडवांस में पैसा ले सकते हैं, तो उन्हें लोन नहीं लेना पड़ता। तो सुनने में तो ये अच्छा लगता है, बट कोई भी कंपनी जिनको 1000 टन्स ऑफ टोमेटो चाहिए, वो छोटे फार्मर्स के साथ डील करने में, नेगोशिएट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो ये चीज़ छोटे फार्मर के लिए पहुंच से बाहर है। ओके, तो प्रोटेस्ट क्यों? बिकॉज अ कंपनी इज पावरफुल। उनके पास लीगल टीम्स होती है कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड बनाने के लिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं सही प्राइस डिसाइड करने के लिए, एंड बाद में किसी कंपनी ने अपने ही कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया तो फिर से फार्मर के एक्सप्लॉइट होने के चांसेस हैं। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। इसके लिए एक इंटरमीडियरी बॉडी की ज़रूरत है जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करे एंड असली टर्म्स एंड कंडीशंस फार्मर को समझाए, एंड फार्मर्स को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये खुद पढ़ना सीखना होगा। डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम जो बिल में दिया है वो प्रैक्टिकल नहीं है। सब मजिस्ट्रेट के पास और भी ड्यूटीज़ होते हैं। ऐसे सिचुएशंस में फार्मर्स के इशू पर ध्यान देना डिफ़िकल्ट होगा। नंबर 2, ऑनियंस मेक्स भारत क्राई। ऑनियंस बड़ी कमाल की चीज़ है। कभी कभी इसका प्राइस 100 रुपीज़ भी क्रॉस कर जाती है और हमें ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं जिसमें एक फार्मर अपने ऑनियंस को 8 रुपए में बेचकर आ रहा है। ये दो तरफा प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि ट्रेडर्स स्टॉक होने पर ऑनियंस को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। देखिए, ऑनियन एक इसेंशियल कमोडिटीज़ है जिससे स्टॉक्स करने पर लिमिट है। ये लिमिट्स क्रॉस करने पर आपको जेल हो सकती है। गवर्नमेंट ऐसे इसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट बनाती है। कोविड के समय मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स जैसे चीज़ों को भी इसेंशियल आइटम माना गया था और होर्डिंग्स एंड प्राइस को भी रेगुलेट किया गया था। ये लिमिट कम्प्लीटली वैलिड था क्योंकि सप्लाई बहुत कम था एंड डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा। एक ज़माना ऐसा हुआ करता था कि हमारे पास खाना ही नहीं था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से व्हीट आता था एंड सीधा राशन की दुकानों में जाता था। तब अगर कोई खाना होल्ड करता तब आर्टिफिशियल स्कैरसिटी होने के चांसेस थे। लेकिन आज इंडिया में दूसरा ही क्राइसिस है, फूड सरप्लस क्राइसिस। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बफर्स स्टॉक्स। ज़रूरत से ज़्यादा खाना है और वो गोडाउन में पड़ा है। 30 lakhs tons of sugar, 221 lakhs tons of rice, 478 lakhs tons of wheats। आज सिचुएशन उल्टी है, फिर भी लोग भूखे हैं बिकॉज फूड इज मिसमैनेज्ड। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज में कोई भी ट्रेडर एंड प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट क्यों करे अगर ये सारी चीज़ स्टोर करना इलीगल है। जैसे हमारे देश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है एंड ये सिचुएशन बदलना ज़रूरी है। इसके लिए स्टोरेज करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देना ज़रूरी है। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ने ये सभी चीज़ों का स्टॉकिंग लिमिट हटा दिया है। अगर हॉर्टिकल्चर आइटम्स पर प्राइस डबल हुआ और फूड ग्रेन्स में 1.5 टाइम्स, तो स्टॉक्स लिमिट्स पर वापस आ जाएंगे। तो प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि होल्डिंग्स अभी भी एक लेजिटिमेट कंसर्न है। फॉर एग्जांपल, ऑनियंस हार्वेस्ट सीजन में कोई भी ट्रेडर ज़्यादा ऑनियन खरीदेगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है एंड उसे स्टोर करेगा एंड उससे तभी बेचेगा जब बाहर निकालेगा जब प्राइजेस इंक्रीज हो चुके होंगे। नंबर 3, सेल योर एप्पल एनीवेयर। आज के सिचुएशन में हिमाचल का एक ऐसा फार्मर जो एप्पल ग्रो करता है वो महाराष्ट्र में आकर उसके एप्पल नहीं बेच सकता। इस बिल के थ्रू फार्मर को देश में कहीं पर भी जाकर अपना प्रोड्यूस बेचने की परमिशन है, लेकिन दूसरे मंडीज में नहीं, क्योंकि दूसरी मंडीज स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। मंडीज में दूसरे स्टेट के फार्मर अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं कि नहीं ये डिसाइड करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। एक्चुअली वन नेशन वन मार्केट का आइडिया कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में था। तो लॉजिकली स्पीकिंग इस एक्ट से कांग्रेस और उनके अलायंस को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोटेस्ट क्यों?
एक्चुअली में मंडीज में फार्मर्स को टैक्स लगता है जो बाहर बेचने पर नहीं लगेगा। तो नेचुरली फार्मर्स एंड कॉरपोरेट्स दोनों को मंडीज के बाहर ट्रेड करने में फ़ायदा है। तो इस एडवांटेज की वजह से मंडीज की इम्पोर्टेंस एंड स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स इन फ्यूचर कम हो सकता है। नया लॉ किसी भी पैन कार्ड होल्डर्स को ट्रेडर बनने का परमिशन देता है, वेयर एज मंडीज में ट्रेडर्स बनने के लिए कंडीशंस होते हैं। ट्रेडर्स की एक लाइसेंस होती है। बाय लॉ मंडीज में किसानों को एक दिन के अंदर ही पेमेंट मिल जाता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ मंडीज के बाहर होने वाले ट्रेड्स में 3 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है। सो वी हैव टू एडमिट कि इस चीज़ का मिसयूज होने के चांसेस है। ये सारे कंसर्न लूप होल की तरह है जिन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है। एक और मेजर कंसर्न है एमएसपी। इट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट व्हीट, राइस, पल्सेस जैसे 23 आइटम्स पर एमएसपी डिक्लेयर करती है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि गवर्नमेंट हर किसी से ये आइटम को खरीदेगी। गवर्नमेंट सिर्फ कुछ ही आइटम्स लाइक राइस एंड व्हीट ही खरीदती है। पंजाब एंड हरियाणा जैसे स्टेट्स को एमएसपी का ज़्यादा फायदा होता है। फार्मर्स को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अगर मंडीज के बाहर होने लगे तो गवर्नमेंट एमएसपी हटा देगी, और मेजर सारे प्रोटेस्ट इसी डर के आसपास हैं। एमएसपी का कंसेप्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये फार्मर को एक फॉल्स गारंटी देता है। ओनली 6% ऑफ फार्मर गेट्स एमएसपी प्राइजेस एंड ट्रेडर्स एमएसपी पर खरीदते नहीं। और गवर्नमेंट भी हर साल सारे आइटम को प्रिक्योर नहीं करती। जिन क्रॉप्स पर एमएसपी डिसाइडेड नहीं है उन क्रॉप्स की प्राइस डिस्कवरी का कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, और फार्मर का असली प्रॉब्लम यही है। तो सॉल्यूशंस क्या है? अपने प्रोड्यूस की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये फार्मर्स को पता ही नहीं होती है। सारे एक्सप्लोटेशन का बेस वैल्यू तो यही है, भले ये मंडीज के ट्रेडर्स से हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। प्राइस तो एरिया वाइज बदलती है, तो क्रॉप का प्राइस कैसे डिसाइड करें? अगर आपको आज कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं लाइक स्पाइस जेट, तो सीधा जाकर आप उनके शेयर्स देखेंगे एंड जिस रेट पर आप देखेंगे आप उसी प्राइस पर उसे खरीद सकते हैं। टोटल ट्रांसपेरेंसी। आज इंडिया में कमोडिटीज डेरिवेटिव की ट्रेडिंग होती है। एनसीडीईएक्स एंड एमसीएक्स ये दो एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के फ्यूचर प्राइसेस दिखते हैं। फार्मर्स इस प्राइस को बेस मानकर अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। फार्मर्स का यूनाइटेड ना होना उनका बार्गेनिंग पावर खत्म कर देता है। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि फार्मर्स का कुछ भला हो तो फार्मर्स को यूनाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। एनईसीसी इंडिया का कोऑपरेटिव है जो एग्स के लिए इंडिकेटिव प्राइस देता है, जो फार्मर्स के लिए भी फेयर हो एंड कंज्यूमर के लिए भी बहुत एक्सपेंसिव ना हो। इसीलिए एग्स की प्राइस दो एरिया में अराउंड द सेम रहती है। लेकिन एनईसीसी जैसे कोऑपरेटिव के लिए फार्मर्स का ज्वाइन होना ज़रूरी है। फार्मर्स भी एक साथ आकर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जहाँ पर सारे फार्मर्स प्रोड्यूस को पोल कर सकते हैं। इंडिया में आज अमूल की इतनी इज्जत है क्योंकि अमूल ने काफ़ी सारे फार्मर्स को एक साथ लाया एंड उन्हें एक फेयर प्राइस दिया। इंडिया में एफपीओ अभी भी हैं जो फार्मर को सही प्राइस देने में मदद करती है। एफपीओ फार्मर्स को एक कलेक्टिव फोर्स बना सकती है। ऐसे एफपीओस को स्टेट एंड सेंटर दोनों गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बिल्स एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो लूप होल्स हैं उनका डिस्कशन होना ज़रूरी है। किसी भी आइडिया का सक्सेस एंड फेलियर्स उसके इम्प्लीमेंटेशन पर होता है। फार्मर्स जिनके फ़ायदे के लिए ये बिल है, जो उन्हें उनका दुश्मन लगे, तो ये बिल का क्या फ़ायदा? जब दोनों साइड्स से चिल्लाया जाता है तो सिर्फ शोर होता है। दूसरे तो क्या, अपनी खुद की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। सच तो ये है कि लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से ये बिल के अच्छे या बुरे साइड्स को देखते हैं और बाकी साइड्स को बोल जाते हैं। अगर सच में ये बिल्स फार्मर के भलाई के लिए है तो उनके पॉइंट्स क्या है ये सुनने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात ये है कि ये सब से फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है ये चीज़ पर हमारा अटेंशन आ गया। चलिए इस मौके का फ़ायदा लेते हैं एंड एक्चुअल में फार्मर्स के कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
आगे और वीडियोज़ आएंगे जिनमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें वो बताया जाएगा आपको। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। आप इसी तरह के और भी पॉजिटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।